एंटीनेटल डिसऑर्डर्स में डिजीज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, इसमें हम लोग ट्यूबरकुलोसिस इस वीडियो में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ही। सो इंसिडेंस है जो हॉस्पिटल डिलीवरीज होते हैं उस मरीजों में 1 to 2% चांसेस है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? इसका फैमिली में किसी को भी है, मीन्स प्रीवियसली किसी को भी पॉजिटिव हुआ हो, नहीं तो उसको कोई पास्ट हिस्ट्री खुद को हो और दूसरा बार भी आने का चांसेस होता है। और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसका मतलब है, सिंपल मीनिंग है, वो खाना ज्यादा नहीं खाता है, अल्टीमेटली इम्यूनिटी कम है, तो उनको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस है। सो कुछ एरिया होता है वहां ट्यूबरकुलोसिस एंडेमिक होगा। HIV इन्फेक्शंस, इसमें एड्स लास्ट स्टेज पहुंचता है और उसमें इम्यूनिटी फ्लैट होती है, अल्टीमेटली ट्यूबरकुलोसिस चांसेस है। अल्कोहल एडिक्शंस, नो खाना, नो, बस केवल पीना है, तो उस समय में क्या होगा, उनका इन्फेक्शन जल्दी से पकड़ लेगा। सेम थिंग इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, सो वो भी मतलब लगा लगा कर वो सोते रहेगा, बट बात को एनर्जी नहीं मिलेगा उसका एक्स्ट्रा, सो अल्टीमेटली इम्यूनिटी लेस, ट्यूबरकुलोसिस। डायबिटीज में भी ट्यूबरकुलोसिस होगा बिकॉज इम्यूनिटी वीक है। जिजुनोइलियल बाईपास, सो जिजुनोमाइलियम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ड्यूोडेनम होता है, जो फर्स्ट पार्ट होते हैं, दूसरा जो पार्ट होता है इट इज जिजुनम एंड द लास्ट पार्ट होता है इलियम। तो यहाँ पर क्या है, इट्स जिजुनो इलियल बाईपास, डायरेक्टली उसको काटने के बाद उसको जोड़ देते हैं। वो मोस्टली किस केस में होता है, ओबिसिटी में, जिसका ओबिसिटी कमी नहीं हो रहा है, तो उस समय में ये ऑपरेशन होगा। तो ये क्यों इस कंडीशन में इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि कुछ केसेस पाया गया था, ये रिसर्च की प्रूफ है, 4-5 पेशेंट को मैंने 4%, नॉट 4-5, ओके, 4% की जो लोग का ये वाला जो पोस्ट ऑपरेटिवली 1 साल के अंदर में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, इसलिए इसका रिस्क फैक्टर में ऐड किया गया। अंडर वेट मीन्स जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे जो कम होता है, 15% कम होते हैं, तो उसको ज्यादा चांसेस होती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में होता क्या, नो प्रोटीन, नो सोडियम, नो पोटेशियम, इस प्रकार की सब कुछ हम लोग उसको निकाल देता है, तो मिलेगा क्या पेशेंट का, राइट? सो इम्यूनिटी फ्लैट होती है, सो अल्टीमेटली ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स है ट्यूबरकुलोसिस पे। सो साइंस एंड सिम्टम्स, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा? देखो, पेशेंट पहले से उनके पास ट्यूबरकुलोसिस हो, दिखाई नहीं दिया होगा और कभी हॉस्पिटल आया नहीं होगा, जब प्रेगनेंसी में आ रहे कुछ कुछ लक्षण होते हैं, जैसे उसको पूछना पड़ेगा क्या तुम्हारा फैमिली में कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, नहीं था, ठीक है, और ना तो आप किसी के पास कांटेक्ट में आया क्या, वो पूछना है। और उनके पास हिस्ट्री भी पूछना है। क्रॉनिक कॉफ, क्रॉनिक का मतलब है लाइक, क्रॉनिक का मीन्स लंबा समय है, कभी 6 मंथ भी हो किसी का, मतलब किस चीज में उसको क्रॉनिक बोलेंगे, 6 मंथ्स बोलेगा, कभी 3 मंथ्स बोलेगा, तो जो भी हम मान लेना। सो क्रॉनिक कॉफ है मीन्स 3 महीने से उसको खांसी आते जा रहे हैं, उसमें स्पेशली पस, मतलब पुरुलेंट स्प्यूटम का मतलब पस का, जो बलगम में पस भी होगा, तो वो आ रहा है क्या, पूछना है। सो रात्रि में स्वेटिंग होता है, पसीना निकलेगा, और वेट लॉस, अनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट कहता है। हेमोप्टिसिस मतलब जो ब्लड वॉमिटिंग, इट्स नॉट ब्लड वॉमिटिंग, इज हेमेटेमेसिस होता है, आई एम सॉरी, वेट आई लेट यू नो, okay, this is hematemesis means it's a blood vomiting, emesis का मतलब वॉमिटिंग है, ये हेमाट मतलब ब्लड है। सो यहाँ पर हेमाट मतलब सेम ब्लड है, ऑप्टिसिस का मतलब है इट इज स्प्यूटम पे ब्लड है, ओके, कॉफिंग ऑफ ब्लड, राइट, तो कास्ट समय में स्प्यूटम में आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज हेमोप्टिसिस। सो लो ग्रेड फीवर होगा, सो लो ग्रेड फीवर होता क्या, इट इज 100.4 टू 2.2 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, इसको लो ग्रेड फीवर होता है। जनरल मेलेज, मेलेज का मतलब है वो एक सॉर्ट ऑफ टायर्डनेस, मतलब बीमारी होता है ना, थोड़ा थकावट हो जाता है ना पूरे शरीर, तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस में होता है। ये सब लक्षण है, वो पेशेंट जब भी ओपीडी आती है तो उसको पूछना पड़ेगा, ये सब कुछ था, ये नहीं है। सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? नंबर 1 डायग्नोसिस है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट। सो एक्चुअली क्या है, ये
आपको, हमको, सबको करेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा, बिकॉज हमारा डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग को खाना पीना में उतना ध्यान नहीं देता, अल्टीमेटली हम लोग को ये वाला पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। ट्यूबरकुलन टेस्ट को दूसरा जो नाम है उसको मॉन्टेक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहता है। सो वो क्या करेगा, जो मॉन्टेक्स टेस्ट में दे विल टेक अबाउट दी प्यूरिफाइड डेरिवेटिव, दैट पीपीडी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ये लेगा। सो वो क्या करेगा, वो लगाने के बाद, ओके आई टेल यू अबाउट दिस, वेट। सो ये कितना लेगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है, देखो यहाँ 0.1 ml तक लेगा। स्टैंडर्ड कितना लेना पड़ेगा डोज, इट्स 5 ट्यूबरकुलन यूनिट्स है। सो दिस इज एक्चुअली 5, मान के चलो दिस इज ट्यूबरकुलन यूनिट्स में इट इज 0.1 ml लेना पड़ेगा, राइट। और लेने के बाद क्या करना है, ये लेवल बेबल, बेबल मतलब जो नीडल की जो ऊपर की जो भाग है ना, छेद होता है ना, तो वो ऊपर तरह से इसको 15 डिग्री एंगल में इसको लगा रहा है। ओके, तो ये लगाने के बाद देन 48 से 96 आवर्स, मीन्स लाइक 3 दिन तक। 96 का मतलब 4 दिन होती है, बट 48 to 72 आवर्स का अंदर में ये राइट टाइम है, ये इंड्यूरेशन देखना पड़ेगा। व्हाट इज दिस इंड्यूरेशन इज, इंड्यूरेशन का मतलब है जैसे वहां पर लगा दिया, राइट, लगा दिया, ये देखो यहाँ पर लगा दिया, लगाने के बाद यूजुअली ये जो सपोज यहाँ पर लगा दिया, इसको गोल करके यहाँ पर मार्क कर देगा, तो वहां का तारीख लिखेगा। जैसे आज 21 हो गया, ओके 21, इट 01 to 2022 हो गया, राइट। सो अभी 9 बजे आसपास में, ओके 9 PM आसपास में इसको मैं लगा, तो लगाने के बाद इसको 48 से 72 घंटे के अंदर में इसको स्केल से मेजर किया जाएगा। जब स्केल से कहाँ मेजर किया जाएगा, ये रेडनेस वगैरह जगह को छोड़ने के बाद ये यहाँ पर चूंकि देखेंगे यहाँ हार्डनेस दिखाई देगा। सो इंड्यूरेशन की मीनिंग है केवल वो हार्डनेस है, ओके हार्डनेस रहेगा, ओके इट ग्रोज हार्ड, ओके दिस इज व्हाट इंड्यूरेशन इज। सो उसकी बात यहाँ देखो, इसमें 10 mm आसपास में है, यूजुअली इसका इट शुड बी लेस देन 5 mm होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है, ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को दिखाई देता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसी को दिखाई देता है। जब वो लड़ता है यहाँ पर क्या होगा, स्विच थोड़ा सा हल्का से हार्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं इंड्यूरेशन कहता है, राइट। सो इसको एक तरीका होता है, लुक एट दिस वन। सो यहाँ पर ये करेक्ट पोजीशन है, यहाँ पर जो है ये बस उसको मेजर करना पड़ेगा, ओके। सो इसकी जो रेडनेस की करेंगे तो सभी लोगों को पॉजिटिव दिखाई देगा, वो अलग बात है, गलत है, राइट। सो ये इनकरेक्ट पोजीशन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर रहा है, ये दोनों आर मार्कर, सो दिस इज अ रॉन्ग वे एंड दिस इज अ राइट वे, ये चेक करता है। और सपोज वो सूझ जाता ना, तो इस प्रकार की 5 to 9 mm में वो पॉजिटिव दिखाई देगा, स्पेशली HIV पेशेंट है, कुछ सीरियसली इल पेशेंट है, वो कैटेगरी 1 में आता है। सो कैटेगरी 2 में क्या होता है, तो इसमें जो डिफॉल्ट वगैरह हो गया, कुछ मतलब दवाई वगैरह नहीं खा रहा है, फेलियर हो गया मतलब दवाई खाने में, तो ये कैटेगरी 2 में होता है, तो ये 10 से 14 mm। सो याद रखना, इट इज 5 mm का मतलब क्या होता है, इट इज आधा सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। सो ओके रिमेम्बर दिस। सो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर आसपास में है, वो चेक करना पड़ता है। सो अगेन कैटेगरी 3 होता है, दिस इज ऑलमोस्ट पेशेंट उतना सीरियसली इल नहीं है, वो नेगेटिव में आ रहा है, बट फिर भी कुछ तो कुछ कंप्लेंट्स है, तो बट इसका 15 mm के ऊपर होगा, इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो ऑल आर पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी इट इज डिवाइडेड। सो सेकेंड जो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे चेस्ट। देखो 12 सप्ताह के बाद दिया है, 12 सप्ताह क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट 12 वीक्स में क्या होगा, बच्चे को डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ओके। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जो बच्चे को हार्ट, लंग्स, ओके, जो लंग्स है और ब्रेन है, ये सब कुछ डेवलप होगा। उसी समय में एक्सरे का जो रेडिएशंस होता है, सो वो 10 रैड्स के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, बच्चे को ऊपर असर पड़ेगा, इसीलिए उसको ना ही ले जो पहला 3 महीना तक, सो उसके बच्चे का सेफ रहेगा, इसीलिए पेशेंट को एक्टिव है नहीं तो भी रहेगा, 12 वीक्स के बाद ही तो उसको देखता है। सी दिस इज नॉर्मल एक्सरे, ओके। सो लुक एट दिस अबनॉर्मल एक्सरे। अबनॉर्मल एक्सरे में देखो यहाँ पूरा जैसे दिख रहा है ना, पूरी पूरी ब्लैक कलर दिख रही है, बिकॉज यूजुअली ब्लैक कलर जो दिखता है हवा को दर्शाता है, प्लस एट द सेम टाइम पानी को भी ब्लैक कलर में एक्सरे में दिखाता है, बट बाकी जो व्हाइट है इस बोन्स है, राइट। ये हार्ट है, उधर इज अ फ्लूइड, राइट। सो वो अलग है, बट यहाँ पर देखो ये वाला जो है, सो लुक एट दिस वन, दिस इज हार्ट है,
और बाकी जगह में देखो ये पूरा इन्फेक्शन है, ये भी इन्फेक्शन है, यहाँ भी फैला, यहाँ भी फैला। सो यहाँ भी है, बट ये हल्का फुल्का है, दैट इज ओके। कभी कभी खांसी जुकाम होती है तो समय में होते ही है, बट दिस इज अ ट्यूबरकुलोसिस की पॉजिटिव है। सो अर्ली मॉर्निंग जो स्प्यूटम होते हैं 3 सैंपल लेना पड़ेगा। ओके, 3 सैंपल मतलब एक ही दिन में थोड़ी लेना पड़ेगा, तो 3 दिन अलग अलग दिन में लेना पड़ेगा। एसिड फास्ट बैसिले, सो ये भी एक रिक्रूटमेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एसिड फास्ट बैसिले किसके लिए चेक करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। जो ये जो स्प्यूटम कप है ना, इसमें नाम रहेगा सिलुका दिस वन, इसे स्टेराइल। ओके, यहाँ पर स्टेराइल लिखा रहता है। सो इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे कलेक्ट करना पड़ेगा? ओके, सबसे पहले वो पेशेंट को बताना है, देखो ये कप बहुत साफ है, जब तक वो रेडी नहीं है तब तक उसको खोलना नहीं है। सुबह उठने के बाद मुंह धुलाया, मतलब ब्रश से, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट और ब्रश लगा के मुंह धुला देते हैं, बट माउथ वॉश नहीं करना है। जैसे क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश वगैरह आता है ना, जैसे मुंह साफ करने के लिए कुछ कुछ लोग पानी में मिला के उसको यूज, तो वो वाला माउथ वॉश नहीं करना, कोई भी केमिकल के साथ नहीं करना है। करेगा तो उसका असर पड़ेगा। तो उसके बाद माउथ वॉश बिना करके, मतलब ब्रश बस कर लिया, माउथ बस धुल लिया, धुलने के बाद पेशेंट को लंबी सांस लेने के लिए बोलना पेशेंट को, और धीरे धीरे कांसने के लिए बोलना। जो कांसने के समय में देख लेना सामने कोई ना रहे। ओके, वो टॉयलेट में बाथरूम में कहीं भी रहेगा तो उसको कांसते समय में ओपन एयर में करेगा, दैट विल बी वेरी वेरी फाइन। सो वो कांसेगा, तब वो उसको बलगम मुंह में लेके आएगा, उसके बाद वो ढक्कन खोलेगा, ढक्कन खोलने के बाद उसमें तुकने के लिए बोलना पड़ेगा। मिनिमम उसमें कितना अमाउंट चाहिए? इट रिक्वायर्स टू बी 5 ml। ओके, this is 5 ml, that is 1 teaspoon। okay, 5 ml is equal to 1 teaspoon। तो उतना तो बलगम होना चाहिए। सो उसके बाद जैसे वो हो गया तो उसके बाद ढक्कन डालेगा, उसके ऊपर खबर डालेगा। एक्चुअली क्या है, वो स्प्यूटम निकलने के बाद उसको डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा दिन है वो पता चलेगा ना, बिकॉज 3 सैंपल है, तो पहला दूसरा तीसरा सैंपल में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है वो देखना पड़ेगा। ओके, सो सपोज 2 भी पॉजिटिव आ गया तो 2 पॉजिटिव ही देता है रिपोर्ट। सो ये 5 ml तक उसमें होना चाहिए, और उसके ऊपर ढक्कन अच्छे से टाइटली लगाने के बाद, कवर डाल डेट लगाने के बाद, उसको कवर में डालने के बाद उसको तुरंत जहां पर देना है वहीं पर पीएचसी वगैरह में दे सकता है। बट इन केस वो नहीं दे पा रहे, वो फ्रिज में भी कभी रख के उसको भी लेट में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, तो इन केस नहीं हो, पर फ्रीजर में मत रखना, फ्रीजर में पूरी ठंडी हो जाएगी, वो बर्फ हो जाएगी, राइट। सो वो नहीं करना। सो दिस इज द वे स्प्यूटम कलेक्शन का 3 दिन का सैंपल लेना पड़ेगा। सो वो भी नहीं निकल रहा, किसी किसी का स्प्यूटम निकलता नहीं है, तो नेक्स्ट में क्या जाएगा, गैस्ट्रिक वॉशिंग्स में जाएगा। वॉश का मतलब क्या है? धुलाना है। क्या धुलाएगा? गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टमक का। ये स्टमक में क्या करेगा, ये स्पेशली बिना खाना खाना है, मतलब सुबह सुबह उठ के उसको गैस्ट्रिक वॉश करना पड़ेगा, बिकॉज खाना खाने के बाद उसको डालेंगे तो खाना फिर उसमें आ जाएगा। तो खाली पेट में पेशेंट को तो यहाँ पर उसमें डाल दिया, तो पानी डालने के बाद फिर पानी को बाहर निकाल दिया, निकालते समय में उसको, ये कंफर्म टेस्ट होने का चांसेस होते हैं, बिकॉज देखो स्प्यूटम को बहुत लोग तुकता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गुटक के खा लेता है। सो वो क्या करेगा, ईसोफेगस में वो चला जाता है, तो हम लोग को टीबी एब्डोमेन भी पता चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंको मतलब ब्रोंक है ये, तो यूजुअली वो लास्ट स्टेज में करते हैं, दिस इज नॉट अ फर्स्ट स्टेज। इन केस इमरजेंसी ओनली दे विल फाइंड इट आउट, यहाँ पर कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ब्रोंक में, रास्ता में दिख रहे हैं, नहीं तो पूरा ब्लॉक हो गया क्या दिखेगा। एक्स्ट्रा पल्मरी साइट्स में भी चांसेस होती है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो लोग सीधा नीडल डालेगा, लाइक एफएनएसी कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ओके, इट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? सेल्स है। तो क्या करेगा, जैसे बायोप्सी कहता है ना, बायोप्सी जैसे ही है ये भी है, राइट। बट ये क्या करेगा, what is extra pulmonary? I'll explain you this. What is pulmonary? Pulmonary means it is lungs है। So टीबी की बीमारी कहाँ होगी? लंग्स में। ओके, लंग्स में होगा। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स से फैल गया, कहीं और चले गया, कहाँ चले गया? नंबर 1, उसको ब्रेन में पहुंच गया, इसलिए ब्रेन टीबी भी कहते हैं उसको। लास्ट में मेनिंजाइटिस में हो जाएगा, तो पेशेंट, आई हैव सीन 2 केसेस है, ठीक है, ब्रेन टीबी होके मर भी गया था। और सेकेंडली जो है यहाँ लिम्फेटिक्स है। लिम्फेटिक्स में क्यों है? ये जल्दी से फैलती है ना, जब खून में कीटाणु आ गया तो तुरंत लिम्फेटिक में भी पहुंच जाएगा। सो लिम्फेटिक्स इज अनदर वन। Okay, and pleura, okay, pleura, pleurisy means जो outer layer of the lung,
जो है जिसमें लुब्रिकेट करने के लिए वहां पर प्लूरल फ्लूइड होता है ना, तो उस लेयर को भी वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लंग्स से धीरे धीरे फैल के वहां पर जाएगा, उसके बाद हार्ट में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिसमिनेटेड मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहता है। डिसमिनेटेड का मतलब क्या है, फैल गया, राइट, तो वो भी चांसेस होते हैं। बोन में और स्पाइन में आ जाएगा, उसको पॉट स्पाइन कहता है। ओ, यू शुड रिमेम्बर दिस बिकॉज ये रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है ये। ये बोन टीबी क्या नाम है उसका करके पूछा जाएगा, तो आपको पॉट स्पाइन कहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है जेनिटो यूरिनरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोजेनिटल का मतलब है इट इज यूरिन का, ब्लैडर है कहीं आसपास में, कहीं रास्ता में, कहीं उसका ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन फैल गया। बट जेनिटल का मीनिंग है, सो फीमेल में क्या जेनिटल ऑर्गन्स है, इट इज यूट्रस, राइट, सो ओवरी यूट्रस, इसमें कहीं ना कहीं टीबी हो जाता है, और लास्ट में इनफर्टिलिटी केसेस में कई केसेस को मैंने देखा। एंड देन मेल में इट इज डिफरेंट, राइट, सेम टेस्टिस में वहां पर उसको टीबी होने का चांसेस होता है। सो यूजुअली एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में लिम्फ नोड्स और बोन्स रेयर इन प्रेगनेंसी, बट स्टिल बोन में होगा तो बोन मैरो एस्पिरेशन करना पड़ेगा, मतलब बोन मैरो से निडल से फिर निकालेगा उसको, मोटा मोटा सिरिंज होती है तो उस प्रकार की उसको निकलेगा। सो द नेक्स्ट वाला जो है डायरेक्ट एम्पलीफिकेशन। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफायर क्या होता क्या है? एम्पलीफायर का मतलब जो साउंड देता है ना, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी दिया जाता है। सो लेट वी टॉक अबाउट द सीबी नैट। सो आजकल मोस्टली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट मोस्टली, आई हैव सीन इट इन द ऑल ट्यूबरकुलोसिस का जो भी हॉस्पिटल्स है वहीं पर सीबी नैट जल्दी से जल्दी काम करवाते थे। देखो इसका टाइमिंग से यहाँ पर देखो, 1 घंटा 45 मिनट में ये पूरा काम कंफर्म करवा देता है। इसको एक बार प्रोसेस पढ़ लेंगे यहाँ पर क्या है, ठीक है। स्प्यूटम को लिक्विफिकेशन एंड इनएक्टिवेशन विद 2:1 सैंपल रिएजेंट। सो यहाँ पर ये स्प्यूटम और इसका जो है रेशियो बनाता है, 2:1 रेशियो में इसका रिएजेंट और इसमें मिक्स कर देता है। तो उसके बाद ये 2 ml जो मटेरियल है कहाँ पर डाल रहे हैं, कार्टिलेज में डाल रहा है। सो कार्टिलेज कहाँ से डाल रहे हैं, फिर ये वाला जो मशीन है MTB RIF टेस्ट प्लेटफॉर्म पे इसमें डाल देता है। ओके, सो यहाँ पर इसको डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, ये वाला जो है इसमें फिल्टर हो जाती है, मतलब इसको फिल्टर वॉश सब कुछ होने के बाद देन अंदर घुसने के बाद अल्ट्रासोनिक जो लाइसिस मींस, अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है, साउंड वेव्स है ना, तो वही बोला एम्पलीफिकेशन है। सो ये अल्ट्रासोनिक लाइसिस है, वो क्या करेगा, साउंड वेव्स को पूरा ब्रेक करने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो कीटाणु को अंदर में जो DNA रहता है वो रिलीज करता है। सो ओके, और DNA मॉलिक्यूल्स उसके बाद जो भी DNA मॉलिक्यूल्स जो रिलीज करने के बाद जो मिला DNA मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, PCR रिएजेंट्स के साथ मिलेगा। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, बार बार मतलब चेन, इट इज अ चेन रिएक्शन है वो। ओके, सो वो करने के बाद सो सेमी नेस्टेड रियल टाइम एप्लीकेशन एंड डिटेक्शन इन द इंटीग्रेटेड reaction. So ultimately finally they get it over here. So यहाँ पर उसको पूरा रिपोर्ट देखो, अंदर घुसने के बाद अपना आप काम करेगा, राइट, एक उसके यहाँ पर रिपोर्ट आएगा। सपोज रिपोर्ट उसमें डिटेक्ट हो गया, क्या डिटेक्ट होगा, जो कीटाणु का DNA डिटेक्ट होगा। ओके, सो डिटेक्ट होगा तो वो डिटेक्टेड आएगा, सपोज नहीं होगा इट्स नॉट डिटेक्ट होगा। सो यू शुड आई मीन यू शुड नो दिस CB नैट। ओके, कभी कभी बच्चे को फीवर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर लोग क्या बोलेगा, तो CB नैट करके आना करके। ये कहाँ मिलेगा, ये PHC CHC सॉरी ट्यूबरकुलोसिस की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रहती है वहीं पर ये ट्यूबरकुलोसिस का एक हॉस्पिटल रहेगी, तो वहीं पर जाके इसको चेक करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज CB नैट। सो ये भी एक तरीका है डायग्नोस करने के लिए। एंड फाइनली ब्लड, सो खून पे ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहता है, मीन्स जो ब्लड निकलने के बाद, जो वैक्यूटेनर में लगाने के बाद जो ब्लड है यहाँ पर सेडिमेंट हो जाता है, RBs। ओके, लेस देन 30 mm नॉर्मल होती है, बट इसको ज्यादा बढ़ जाएगा, so कहीं बोलता है ना लाइक CBC काउंट बोलता है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलता है, तो उसी समय में चेक करते समय में कभी कभी ये सर बढ़ा रहेगा, तो वो क्वेरी होके उसके बाद वो लोग CB नैट के लिए भेजता है। सो हीमोग्लोबिन एस व्हाट, अनीमिया, अनीमिया भी थोड़ा साइड बाय साइड चलने का चांसेस होता है, दैट इज ऑल्सो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बीमारी है और ट्यूबरकुलोसिस भी है। सो इतनी डायग्नोसिस जांच करने के बाद उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता चल जाएगी।
व्हाट इज दिस कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस? कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस मतलब बच्चा जो पैदा होता है तब उसको कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस कहता है। ये बहुत रेयर एक्चुअली है, बट फिर भी ये लोग दिया गया है, वो क्या है देख लेंगे। ओके, बच्चा जब पैदा होता है बाय बर्थ जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ओके, बाय बर्थ जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको बोलते हैं कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। वहां पर उसको जो लीशंस दिखाई देगा, ओके। सो लीशंस का मतलब है वहीं पर कुछ चोट है, ब्रूस है, इंजुरी इंजुरी मान लो, ओके, चोट है, ओके। सो वहां पर किसमें बच्चे को जो लंग्स में पहला सप्ताह जो बच्चा पैदा होने के बाद उसमें दिखाई देने का चांसेस होती है। और दूसरा जो माँ का जेनिटल ट्रैक्ट है, वेजाइना है ना, तो वहीं पर ना तो प्लासेंटा, दोनों भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण से इन्फेक्शन हुआ होगा। एंड तीसरा है, सपोज इनकेस लिवर बायोप्सी बच्चों को देखेंगे, ओके, लीवर बायोप्सी मतलब बच्चे को जो लीवर है उस यूजली नहीं करता, ये सब कुछ करता नहीं, बिकॉज इट इज वेरी रेयर एक्चुअली। बट फिर भी जो दिया गया इसलिए मैंने सोचा इसको भी पढ़ा देती हूँ। ओके, जो परक्यूटेनियस का मतलब है जो पेशेंट को लेटाने के बाद जो साइड में से लीवर की साइड में उसको नीडल डाल के उसको लीवर बायोप्सी लेगा, तो उसी समय में लीवर बायोप्सी को हम भेजेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखाई देगा? कैविटेटिंग, कैविटेटिंग मतलब खाली स्पेसेस है। और हेपेटिक मतलब लीवर है। ग्रैनुलोमा मीन्स कुछ इन्फ्लेमेशन है, मतलब वहां सूजा है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, लेट मी पुट इट ओवर हियर। या, सो कैविटेटिंग मीन्स इट इज एन एम्प्टी स्पेस, ओके, खाली जगह से ये सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, स्मॉल एरिया, इन्फ्लेमेशन माने सूजन है यहाँ पर। ये लिवर बायोप्सी का इसमें वो सेल्स में पता चल जाएगी। और वहां पर देर इज नो एविडेंस, वो एक प्रूफ नहीं है वहां पर पोस्ट मतलब डिलीवरी के बाद माँ के से बच्चे को फैला मतलब ट्रांसमिट हुआ करके एक प्रूफ नहीं है। दिस इज व्हाट द कंजेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। एज आई टोल्ड यू ये बहुत रेयर है। बट बात ये है HIV इन्फेक्शन, माँ के HIV इन्फेक्शन है तो चांसेस है, ठीक है। नहीं तो जो टीबी ड्रग रेसिस्टेंट कहते हैं, ओके, यू शुड नो दिस व्हाट इज ड्रग रेसिस्टेंट इज। रेसिस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब रुक रहे हैं, क्या रुक रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल दवाई किसके लिए दे रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस कीटाणु को मारने के लिए, बट ये दवाई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसी को रेसिस्टेंट कहता है, राइट। सो ये है ड्रग रेसिस्टेंट कहते हैं ये, स्पेशली कंजेंटल ट्यूबरक्लोसिस किस में होगा? ये दोनों केसेस में होने का चांसेस होते हैं। एक HIV माँ का पॉजिटिव हो, ना तो वो ड्रग उसको काम ही नहीं कर रहा हो, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट भी बोलते हैं उसको। सो ये दोनों में कंजेंटल टीबी होने का चांसेस होती है। सो प्रोग्नोसिस कैसे होगा? देखो एक्चुअली क्या है, प्रेगनेंसी पे ये पॉजिटिव दिखाई दी और उसका दवाई पानी अच्छे से खा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रेगनेंसी जैसे है वैसे ही चलेगा, इसमें कोई उतना बड़ा इश्यूज नहीं है। बट पेशेंट मतलब एक्टिव है, मतलब पेशेंट का पॉजिटिव है, उस समय में क्या होगा? बच्चे को जाने का चांसेस होगा बाय दो प्रोसेस। एक तो प्लासेंटा का थ्रू वो बच्चे को पहुंचेगा, दूसरा कोई प्रोसीजर्स करते हैं जैसे एमनियोसिंथेसिस, सुना होगा, एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को अब्डोमेन के ऊपर से अल्ट्रासाउंड का द्वारा एक नीडल डाल के उसको एस्पिरेट करते हैं ना, तो वो वाला जो प्रोसीजर करते समय में हो सकता है बच्चे को भी वो ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। बट अदरवाइज बच्चा फायदा होने के बाद माँ का पॉजिटिव तभी भी है तब बच्चे को होने का चांसेस होगी। सपोज माँ को ट्रीट नहीं कर रहा है तो ट्रीटमेंट नहीं देगा तो माँ का जल्दी से डिलीवरी हो जाएगा, मतलब लेस देन 37 वीक्स के पहले बच्चे को डिलीवरी हो जाएगा। देखो ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगी? लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो इसमें 37 वीक्स के पहले हो गया, बच्चे को भी पॉजिटिव मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो तो क्या होगा? बच्चे को और भी तकलीफ होगा, प्री टर्म डिलीवरी है तो। और IUGR मतलब माँ भी कमजोर है, बच्चा का जो यूट्रस का अंदर में वो भी ग्रोथ रिटार्डेशन कमी हो गया। पेरीनेटल, यू शुड नो व्हाट इज पेरीनेटल इज। अकॉर्डिंग टू WHO में क्या होता है, 22 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के से लेकर और जो इससे बाद में फर्स्ट वीक ऑफ न्यूनेट मतलब न्यूबॉर्न, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अ न्यूबॉर्न, ओके। सो ये बीच में कभी भी उसको मृत्यु होने का चांसेस हो, मतलब इट इज वो समय में माँ को भी खतरनाक होता है, बच्चों को भी खतरनाक होता है। सो ये 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर जो बच्चा पैदा होकर 1 सप्ताह तक उसको चांसेस होते हैं, पेरीनेटल मोर्टालिटी हाई होने का चांसेस होती है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे है? प्रिवेंशन होगा कब? जब
जो फीमेल आई मीन प्रेग्नेंट लेडी है 35 ईयर्स की कम हो, और उसका पॉजिटिव पीपीडी, मतलब पीपीडी क्या होता है, वही प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दैट इज ट्यूबरकुलोसिस मोनोटॉक्सिस पॉजिटिव हो, मतलब 5 mm के ऊपर हो, बट एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण उसको दिखाई नहीं दे रहे हो, तब एक दवाई स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज INH, आइजोनाइजिड प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब बीमारी नहीं है बट फिर भी पहले दे दिया, राइट। सो वो 300 mg पर डे देगा, बट बात ये है कब देगा, ये 3 महीना के बाद, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एज आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बनती है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब बच्चे को जो हार्ट लंग्स है वो मेन मेन ऑर्गन बनती है, उसी समय में कोई दवाई नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द फोलिक एसिड, राइट। सो यहाँ भी ये दवाई नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को ऊपर असर पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करने के बाद उसको कंटिन्यूस प्रेगनेंसी 6 महीना तक उसको दिलाए, और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद 3 महीना और भी दिलाए, 6 to 9 months उसको टोटली उसके बाद कंटिन्यू करना। बट एक्चुअली आइजोनायाजिड की जो क्या बोलता है कॉम्प्लिकेशन है, ओके, साइड इफेक्ट है, वो क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज, हाथ और हैंड और पैर में, ओके, हैंड और लेग्स, ओके, फुट में, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोपैथी होगा। न्यूरो मतलब इट इज नर्व्स, नर्व्स की, पति मीन्स व्हाट इज नमनेस, मतलब सुन्न हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, ये इसी की कारण से ये INH की जो टैबलेट की जो साइड इफेक्ट के कारण से पायरिडॉक्सिन देते हैं, विटामिन B6 50 mg पर डे दिया जाएगा। एंड फाइनली इसमें ATT का क्या होता है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कहता है, ओके, ATT। सो ATT देने के बाद यहाँ कोई बच्चे के ऊपर कोई उतना साइड इफेक्ट नहीं दिए दिखाई गया। सो सपोज माँ की पॉजिटिव है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसको दवाई स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी 9 से 18 महीने तक उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आपको कुछ कुछ दवाई होती है, फॉर एग्जाम्पल आइजोनायाजिड, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन कौन सा वाला है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, राइट, उसके कारण से पायराडॉक्सिन 50 mg पर डे देना पड़ेगा। एंड रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन है, इसको जो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन एंड सेक्रेशन होगा, तो पेशेंट डर जाएगा, ये तो खून आ रही है यूरिन पे करके, सो यू हैव टू टेल देम ये ऑरेंज डिस्कलरेशन होगी, बट ये खाली पेट में खाना पड़ेगा। एथेम्ब्यूटॉल जो है, इट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके, आंख में असर पड़ेगा, इसलिए उसको रेगुलरली आई चेकअप करना पड़ेगा, ओके, फंडोस्कोपी करना है, राइट। और पायरिजनामाइड इज अ लास्ट ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं इसको। और हेपाटोटॉक, इसकी कॉमनली बाकी सभी का लिवर में असर पड़ेगा, हेपाटोटॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिटी, व्हाई, बिकॉज लिवर एक फैक्ट्री का जैसे है, पूरा कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, तो ड्रग्स को भी मेटाबॉलिज्म करेगा, तो कोई तो कुछ चोट लगेगा ना। तो इसलिए जो नॉज़िया वॉमिटिंग है सब दवाई के साथ आती है, बट जो टिक किया गया है ना, तो ये सब याद रखना। INH का मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है, बार बार आती है, तो रिमेंबर दिस। सो INH के कारण से कौन सा कॉम्प्लिकेशन आती है, सो उसमें दिया जाएगा, तो यू हैव टू राइट। सो रिफैम्पिसिन की भी यही आती है। सो अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP कहता है, राइट। तो 1977 में स्टार्ट हुआ, ए डॉट्स, यू शुड नो व्हाट इज डॉट्सिस, बिकॉज ये भी एक रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है, यू शुड नो दिस, ओके। सो व्हाट इज डॉट्सिस, इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, रट्टा मार लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, 4 चॉइसेस दिया जाएगा, तो इसका कंप्लीट फॉर्म आपको पता नहीं होगी, तो यू मे लूज 1 मार्क, ओके। सो 1977 में ये डॉट्स की मतलब है सप्ताह में 3 टैबलेट दिया जाता है, राइट। सो डायरेक्टली पेशेंट ले रहे नहीं ले रहे हैं उसको देख के ही, मतलब इट्स अ शॉर्ट कोर्स ओनली, बट यू हैव टू मेक अश्योर वो खा रही नहीं खा रही है। तो इस पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी में भी कलरिंग कोडिंग आती है, ओके। सो यू रिमेंबर दिस, RBG, ओके। R for first degree, B for second degree, and G for third degree. So what is this? R is red, blue, green. So category 1, 2 and 3. So I think ये याद आ जाना चाहिए, ओके। कैटेगरी 1 में और 3 में, इसमें थोड़ा इजी याद करने के लिए आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट, धीरे धीरे हम जाएंगे, ओके। कैटेगरी 1 और 3 में थोड़ा से को रिलेशन होता है,
थोड़ा से हटना पड़ता है, इसलिए इसको 1 और 3 को मैं कंपेयर कर रही हूँ। ये स्प्यूटम स्मेयर पॉजिटिव है, मतलब कैटेगरी 1 में ही पॉजिटिव है, बट यहां पर स्प्यूटम स्मेयर नेगेटिव हो बट सीरियसली हिल लो। स्मीटर मतलब नेगेटिव है बट बीमारी है, उसको कुछ उठ नहीं पा रहे हैं कहीं और, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, राइट। एक्स्ट्रा पल्मरी ऐसे ही टोल्ड यू, ब्रेन में नहीं तो कहीं भी वो फैला है तो वो सीरियसली हिल हो रहा है, तो ये भी है। बट अभी सेम थिंग यहाँ कैटेगरी 3 में देख लो, यहाँ भी स्प्यूटम्स में नेगेटिव, बट यहाँ पर क्या सीरियसली हिल, यहाँ पर नॉट सीरियस। एक्स्ट्रा पल्मनरी सीरियसली हिल, यहाँ पर ग्रीन में क्या है, नॉट सीरियस। बस इतने ही डिफरेंस है। सो आई थिंक ये वाला आपको रट्टा मार गया होगा। बट इसकी जो 6 महीने का कोर्स है, देखो इसमें लास्ट में देखिए कि 6 मंथ्स कोर्स, किस 6 मंथ्स कोर्स, देखो यहाँ पर 2 + 4 6 हो गया, यहाँ भी 2 + 4। बट इसमें क्या क्या दवाई आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, राइट। ओके, उसके जाने के पहले ये दवाई के बारे में देख लेंगे। रिफैम्पिसिन को आर कहते हैं, नॉर्मली 450 mg। ये दवाई किस पेशेंट्स के लिए देता है, आई टेल यू वेट। 30 kg के ऊपर से 60 kg का, माने 59 kg तक, इसके बीच में जो भी रहते हैं तो इसको दवाई ये इतना ही डोज देता है। बट उसके ऊपर हो तो 30 के नीचे हो तो पीडियाट्रिक होंगे, और 60 के ऊपर मतलब 60 के अबव, 60+ अबव होगा तो उसकी भी अलग डोजेस होती है। कॉमनली ये वाला दवाई दिया जाता है, बट जो अडल्ट के लिए। सो रिफैम्पिसिन ये काली पिट में देना पड़ेगा, ऑरेंज कलर की यूरिन होगी, याद रखना। ये 450 mg दिया जाता है। और आईएनएच इसको देखो आर से रिप्रेजेंट होता है, आइजोनायाजिड को आईएनएच से रिप्रेजेंटेटिव होता है, एच से, ओके, बिकॉज ये एच लास्ट में होती है इसलिए एच से रिप्रेजेंट होती है। ये 600 mg दिया जाता है। पायरेजेनामाइड जो होता है ये जेड से, ओके, जेड यहाँ है बीच में इसलिए इसको जेड से है करता है, इसको 1500 mg होता है। एथम्ब्यूटल ई से होगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग है तो इसलिए ई से हो रही है, 1200 mg होगा। एथम्ब्यूटल का याद है, जो आंख में प्रॉब्लम होती है, राइट। सो न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगी, तो इनके किसके लिए जाना पड़ेगा, आई चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। एंड आइजोनाइजर के लिए क्या है, B6 की कमी होगी, पायरोडॉक्सिन की कमी हो जाएगी, इसलिए उनको क्या होगा, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस, सॉरी न्यूरोपैथी होगा। सो इन दैट केस यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, वन मोर ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, लुक ये दिस इज एक्चुअली इंजेक्टेबल्स है, 750 mg का है। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस। सो ये दवाई भी देख लेना तो हम लोग इजी पड़ेगा उसको पढ़ने में। सो दिस रिफैम्पिसिन, देखो इस रेड कलर कैप्सूल हो गए इसलिए ऑरेंज कलर की होती है। ये आइसोनाइजिड इस प्रकार के टैबलेट होंगे, ethambutol and pyrazinamide, and streptomycin is injectable as I told you, this is a vial, है ना। ये वायल से इसको मिक्स करके इसको लगाना पड़ेगा। ओके फाइन। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट दी ड्यूरेशन। हम लोग 6-6 महीना पढ़ा, बट जो कैटेगरी 2 होता है तो 8 महीना का है। सबसे पहले हम लोग जो ये दोनों को दवाई देख लेंगे। ओके, इनिशियली पहला 2 महीना में HRZD, जी हम लोग को कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन करना पड़ेगा ना, तब मैं कैसे याद करती हूँ बता रही हूँ। ये हार्ट रेट बन गया, ये जडी जी बन गया। सो ये ट्रिक है, ये याद आ गया है तो कैटेगरी 1 की HRZD, बट यहाँ पर केवल HR है, राइट। सो यहाँ महीना की, ये मंथ की दर्शाता है, और पीछे क्या है, ये वीक्स की दर्शाता है। मतलब ये H 3 गोली प्रति सप्ताह, R 3 गोली प्रति सप्ताह, Z 3 गोली प्रति सप्ताह, और एथम्ब्यूटल 3 गोली प्रति सप्ताह। ओके, सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू रिमेम्बर इट। सो याद आ गया होगा ना। सो हार्ट रेट जेड ही, राइट। सो यहाँ पर जेड ही है ही नहीं इस पे, जस्ट लीव इट, फाइन। यहाँ पर बट जो कैटेगरी 3 में सेम फॉर्मूला है बट ई है ही नहीं, बस इतना ही है। easy to remember, right? Okay, fine. So this is simple. You remember this is heart rate जटी स्टार्टिंग में होगा, ये स्टार्टिंग में देने के बाद फिर लास्ट में ये कट जाएगी, बट यहाँ पर ई है ही नहीं, बट जेड बस रहा। ओके, नाउ लेट वी टॉक अबाउट द कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 डिफॉल्ट मतलब कहीं बीच में छोड़ दिया, ड्रॉबैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो रिलैप्स हो गए और फेलियर हो गए, तो इन दैट केसेस उसमें क्या करेगा, सेम HRZ ही, और सेम ये 2 महीना का सेम आएगा, राइट। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, एक एक्स्ट्रा लगेगा, राइट। बट उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन को बंद करेगा, एंड जो सेम है ये सेम है 1 महीना एक्स्ट्रा देगा
हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन बस ऐड किया 2 महीना के लिए, बट यहाँ तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हटा दिया बट 1 महीने के लिए। बाकी ये जो कंटिन्यूअस फेस में यहाँ पर एथेम्ब्यूटॉल रहता है, एथेम्ब्यूटॉल एक्स्ट्रा, दिस इज 5, सो टोटल 2 + 1 = 3 + 5 = 8। ओके, व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू दिस, बिकॉज ये रिक्रूटमेंट में आता है इसलिए थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन किया। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ गिग डिफरेंस इन obstetrics, बट स्टिल यू शुड नो दिस। सो सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या क्या है, इट इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड पर ओरल एंड साइक्लोसिडिन पर ओरल, कैनामाइसिन SIM। ओके, जो माइसिन माइसिन आते हैं मोस्टली इंजेक्टेबल्स, अमिकैस, जेंटामाइसिन, राइट। ओके, उस प्रकार के आता है। सो रिमेंबर इसमें माइसिन माइसिन आता है ना, आई टोल्ड यू जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन इज नॉट अ कॉमन ड्रग बट जेंटामाइसिन इज अ कॉमन ड्रग। तो ये सब फैमिली एक ही है, बट इसमें क्या होगा, किडनी के ऊपर असर पड़ेगा। सो यूरिन आउटपुट बिना इससे इसको देना ही नहीं है। सो रिमेंबर पेशेंट की रीनल फेलियर जाने में चांसेस होता है। सो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स कब देते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स काम का नहीं है, रेसिस्टेंट हो गया, ओके, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR कहते हैं उसको, राइट। इन दैट केस ओनली द सेकेंड लाइन ड्रग्स वगैरह दिया जाता है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट है एक्चुअली, जो थोरासिक सर्जरी है कब करते हैं, जब लंग्स पूरी भर गई और कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सांस ले नहीं पा रहे, तो उस समय में उसको थोरासिक सर्जरी के लिए लेके जाना है। बट प्रॉब्लम ये है, जितना हो सकता है उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है ना, वो भी ये भी दोनों को देखना मुश्किल होगी। बट इन केस बहुत जरूरी है उसको लेके जाना है, तो ये भी 12 सप्ताह के बाद, ओके, 12 वीक्स के बाद उसको लेके जाके ऑपरेशन कर सकता है। obstetric में क्या क्या है, मतलब चाइल्ड बर्थ रिलेटेड में क्या क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। सपोज सपोज ट्यूबरकुलोसिस अच्छे से मैनेज हो रहा है, दवाई पानी अच्छे से चल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी प्रेगनेंसी जैसे चल रही है वैसे ये भी चलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जब माँ दवाई ले रही है। माँ दवाई लेके 2 सप्ताह तक ये ATT ड्रग्स ले रही है, उसके बाद कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बच्चों को आराम से पिला सकते हो दूध को, राइट। बट इन केस, ओके, इन केस बच्चों भी दवाई ले रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उसको प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं ना, प्रोफाइलैक्सिस मतलब बीमारी आने के पहले, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए बच्चों को दवाई दे रहा है, तो माँ का दूध बंद करना पड़ेगा, क्योंकि माँ का ऑलरेडी दवाई दे रही है, माँ का दवाई कहाँ से आएगा, दूध का थ्रू बच्चे को पहुंचेगा, एक माँ का दवाई भी पहुंच रहा है, डायरेक्टली आप भी दे रहे हो, तो डबल डोज उसको हो जाएगा, इसीलिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना है। सो माँ जब एक्टिव है, एक्टिव मतलब वो दवाई नहीं ले रही है, इन दैट केस बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और दूसरा वो बस नहीं है, बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम बच्चे को आइसोलेट करके भी रखना है, अलग रखना है। सो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, बच्चे को दवाई देना पड़ेगा, बच्चे को आइसोनियाजिड 10 to 20 mg, माँ को 300 mg दिया, बट यहाँ पर 10 to 20 mg पर केजी पर डे देगा, फॉर 3 महीना तक देगा। सो फाइनली जो कीमोथेरेपी, व्हाट इज कीमोथेरेपी, दिस इज नॉट अ कैंसर, राइट, बट स्टिल कीमोथेरेपी क्यों बोलते हैं, इसमें 2-3 दवाई की ज्यादा है, इसलिए इसको कीमोथेरेपी कहता है। सो ये कीमोथेरेपी जो है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है, 2 सप्ताह दे दिया, उसके बाद बच्चों को पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली शी कैन हैंडल इट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, रिफैम्पिसिन जो दवाई है बहुत इस बैक्टीरियोसाइडल है, 90% कुछ कीटाणु आई थिंक फर्स्ट 2 डोजेस में खत्म हो जाता है, फर्स्ट डोज में इतनी पावरफुल है उसका दवाई की है। बट बात जो बच्चा परसेंट है ना, सो लापरवाही कर ली, दवाई नहीं खाया, तो उतना परसेंट वो फिर वापस डिवाइड होके बढ़ा लेगा, तो इसीलिए 2 सप्ताह काफी है। सो माँ की एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई ले रही है, तो बच्चों को पिला सकते हैं, आइसोलेट करने का जरूरत नहीं है। फाइनली जैसे जितनी हो सकता है उसका BCG का वैक्सीन देना है। सो कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब स्पेसिंग है, पहला बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चे के बीच में स्पेसिंग मिनिमम 3 साल होना चाहिए, है ना, सरकार यही बोलता है। सो यहाँ पर प्रेगनेंसी तब तक उसको रुकना चाहिए, मतलब जब तक ये ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है ना, 2 साल तक वो साइलेंट हो। क्विसेंस का मतलब है, इट मीन्स इट इज साइलेंट,
ओके, जब साइलेंट हो मतलब वो बीमारी खांसी आना, बुखार आना, पसीना छूटना, ये सब कुछ नहीं है, सब सही सलामत में है, तब तक इसका प्रेगनेंसी रुकना चाहिए। फाइनली जो स्पेसिंग जो होता है, राइट, जो स्पेसिंग जो होता है, 2 साल की, जो 3 साल की, जो बीच में जो गैप है पहला बच्चा और दूसरा बच्चे के बीच में, बैरियर मेथड ट्राई कर सकता है। ओके, बैरियर मेथड्स क्या क्या है? कॉन्डम यूज कर सकता है, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप यूज करते हैं, स्पंज भी यूज करने के लिए ठीक है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में स्पेशली रिफैम्पिसिन के साथ वो मिलता जुलता नहीं है, मींस कुछ साइड इफेक्ट होंगे रिफैम्पिसिन का ड्रग मेटाबॉलिज्म के कारण से। ठीक है, तो इसीलिए ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के ऊपर वो असर पड़ेगा तो उसका काम का नालायक बना देगा। सो रिमेंबर दिस, ओसीपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद रिफैम्पिसिन, बट रिफैम्पिसिन से एटीटी चलता ही नहीं है। प्यूपरल स्टेरिलाइजेशन मीन्स लाइक, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबल लाइगेशन कहता है, मीन्स ट्यूबेक्टमी बोलता है ना, ये वाला जो पुराना टर्म है उसको ट्यूबेक्टमी है ना। तो ये पूरा यहाँ पर उसको मतलब अलग कर देता, रास्ते को बंद करवा देता है। ये कब करेंगे? जब उनके पास बच्चे, 2 बच्चे हो, दूसरा बच्चा हो प्रेगनेंसी में, तो उसके तुरंत उसको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बहन तो इसको कम से कम ट्यूबल लाइगेशन कर लो, और तुम्हारा आने मतलब फैमिली सही सलामत रहेगा। और मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब कमजोरी। ओके, इट्स नॉट फिजिकली हैंडीकैप, बट शरीर में कुछ ऐसी कमजोरी हो जाती है, और नहीं तो मृत्यु भी होती है जब टीबी प्रेगनेंसी में रहेगा, जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। एंड फाइनली माँ के पास काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो दवाई नहीं खा पा रही है, कभी पेट में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहा नहीं पा रही है, तो काउंसलिंग बहुत जरूरत है। और स्पेशली सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स के लिए स्टार्ट करना है उसका। इवन कैटेगरी 2 में क्या है, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाना पड़ेगा, कितनी पेनफुल होगी। और थोड़ा ऑयल प्रिपरेशन जैसे है उसका कमर में, डेली डेली टोकोगे कितना लगेगा, 2 महीना तक लगना पड़ता है ना। सो इट इज वेरी पेनफुल, सप्ताह में 3 बार उसको लगाना पड़ेगा, अयो भयंकर लगेगा। सो इन दैट केस उसको समझाना पड़ेगा, इसको लेना ही पड़ेगा, ऐसे करके उसको समझाना है। फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर ली, सो पेशेंट को अच्छा खासा रेस्ट देना चाहिए। और सेकेंडली न्यूट्रिशनल स्टेटस को उसको इंप्रूव करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। व्हाई दिस हाई प्रोटीन डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रोटीन क्या होता है, इसको बॉडी बिल्डर कहता है ना। बॉडी को बिल्ड कब करेगा? जब कहीं चोट लगी, तो तभी उसको बॉडी बिल्ड करने के लिए प्रोटीन यूज करता है। तो चोट कहाँ लगी पेशेंट को, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को जो लंग्स में लगी, उसको ठीक करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट। तो पेशेंट के सामने मत बोलना जाकर आपको हाई प्रोटीन खाना पड़ेगा, ऐसे करके मत बोलना। तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या है, आपको प्रोटीन डाइट दे सकता है। तो पेशेंट अफोर्डेबल है, नॉन वेजिटेरियन है, उसको एग्स जो है ना, अंडा, ठीक है, बॉईल करके खाने में सबसे बेस्ट प्रोटीन है। राइट, उसको 2 अंडा प्रतिदिन खा लिया तो उसको प्रोटीन एक्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें कंप्लीट प्रोटीन जितनी जरूरत पड़ेगा उतनी मिल जाती है। ठीक है, उसका अलावा वो पनीर ले सकती है, बहुत बढ़िया है, और पनीर में अच्छी खासा है। बट बात ये है, उससे ज्यादा सोयाबीन है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ये मतलब कंपैरेटिवली बाकी से ये अच्छा है। सपोज नॉन वेजिटेरियन, वो मीट भी खा सकती है, तो मीट खाएगा तो पहले से खा रहे होंगे, राइट, बट उसमें ज्यादा तरह से प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन मिलती है उसमें, तो वो भी हेल्प करेगा। सो अदरवाइज दाल जो है रूटीनली वो जो खा रहे हैं, राइट, जैसे चना दाल है और चना है, वट एवर द चना है, मूंग दाल, इस प्रकार की जो भी है, वो सब कुछ में प्रोटीन रहती है। सो प्रोटीन की मात्रा उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दाल का पानी पीने के लिए बोलना उसको दोपहर में, राइट, दोपहर में 1 ग्लास और रात में 1 ग्लास, इस प्रकार की वो पीते रहेगा तो प्रोटीन विल बी वेरी रिच एंड शी कैन बी हील्ड वेरी फास्ट। एंड एंटीनेटल जो चेकअप होती है, यूजुअली जो पहला 7 महीना होती है, हर महीने में एक एक विजिट करना पड़ेगा। बट जो 8वां महीने होते हैं, 15-15 दिन में उसको 2 बार विजिट करना पड़ेगा। सो 9वां महीने में होती है, हर सप्ताह में उसको 1 बार विजिट करना पड़ेगा। ओके फाइन। बट बात ये है, गांव देहात वाले तो करता नहीं है ना, तो इसीलिए उसको
4 ANC विजिट करना है। व्हाट आर द 4 विजिट? इज लेस देन 12 वीक्स का एक विजिट करना पड़ेगा, और 14 to 26 वीक्स में सेकेंड विजिट करना पड़ेगा, और 28 to 34 वीक्स उसको थर्ड विजिट करना है, और फाइनली 36 वीक्स में इसको फोर्थ विजिट, और हर सप्ताह उसके बाद करना पड़ेगा। ये मिनिमम 4 विजिट इसलिए करना है, और इसमें कोई गड़बड़ है वो हम लोग असेस कर सकते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग वो ले रही है नहीं ले रही है, स्टार्ट किया नहीं किया, वो ध्यान देना है। और जब लास्ट में डिलीवरी का समय में पहले 2 सप्ताह के पहले वो भर्ती होना चाहिए, और लेबर का समय में स्पेशली वो डायग्नोसिस में पॉजिटिव है, ओके, एक्टिव है, इन्फेक्शन है, तो उसको सिंगल रूम देके वहीं पर भर्ती करवाना है। और एपिसोटमी और फोर्सेप्स ये दोनों लगाकर जितना जल्दी डिलीवरी कर सकते हो उतना जल्दी उसको करना है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेन करेगी ना, ज़्यादा ताकत लगाएगी तो अल्टीमेटली उसको लंग्स मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उसका। सो ब्लड लॉस को भी कम कर सकते हैं। जो जो थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं इसको। क्या बोला है? इट इज UCU, याद है? यू यूट्रोटॉनिक्स कहते हैं। यूट्रोटॉनिक्स का मतलब है जो ऑक्सीटोसिन है 10 यूनिट्स IM लगा सकता है। सपोज इन केस ऑक्सीटोसिन रखने का फ्रिज नहीं है तो क्या करेगा? मीसोप्रोस्टॉल को जो टैबलेट है 600 mg कहाँ देना है? राइट, ये मतलब पर ओरली देने के बाद उसको पानी पीने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट ये इसको थोड़ा असर लेट पड़ता है, बट फिर भी ये देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन होता है। कॉर्ड ट्रैक्शन ये क्या होता है? जैसे जो डिलीवरी सिम्फाइसिस क्यूबस में क्या करेगा? ये हाथ को यहाँ पर उसको फोर्स करके जो ये वाला अपर पार्ट में लेगा, दूसरा हाथ में से यहाँ से कॉर्ड को निकलेगा, बिकॉज ये कंट्रोल करके उसको निकालना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूट्रस भी उसके साथ साथ आ सकते हैं। दैट इज वाई कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। सो लास्ट वाला क्या है? यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज भी करेंगे। सो यहाँ पर हाथ लगाकर, ठीक है, यहाँ पर यूट्रस के ऊपर उसको मसाज करना है। सो दीस एंड ऑल विल हेल्प टू अवॉइड द ब्लड लॉस इन द थर्ड स्टेज। एंड पोस्टपार्टम प्यूपेरियम में, प्यूपेरियम कब होती है? जो डिलीवरी के बाद 42 डेज होती है उसको प्यूपेरियम कहता है। तो बच्चों को जितना जल्दी हो सकता है उसको BCG वैक्सीन लगाना है, उसको आइसोलेट करने का जरूरत नहीं है। सो लुक एट दिस वन, व्हाट आई वांटेड टू शो इज ये 5 सप्ताह मतलब 5 वीक्स के बाद इस प्रकार की स्कार आ जाएगा। रिमेंबर, ये BCG देते समय में स्पिरिट से सफाई नहीं करना है। मतलब यूजुअली जो नॉर्मल सालाइन से उसको क्लीन किया जाता है उसके बाद लगा देते हैं 15 डिग्री एंगल पे उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल ID उसको लगा देते हैं। ओके, सो इट इज 0.05 ml उसको ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज में उसको लेकर उसको लगा देता है। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे घाव बनेगा तो उनको पेशेंट को बोलना इसमें दवाई पानी ना लगाए, क्योंकि वहां पर वो एंटीजन जो यही तो BCG जो वैक्सीन जिसमें है, जिसको कीटाणु है ना, इस अटेन्यूएटेड वैक्सीन मीन इट्स लाइव वैक्सीन। सो वो क्या करेगा? कीटाणु है तो शरीर में एंटीबॉडी से फाइट करते समय में यहाँ पर इसको स्कार आना जरूरी है, तो इसलिए 5 सप्ताह तक उसको बिल्कुल उसको नो एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाइड ओवर दैट। एंड उसकी बात जो है ब्रेस्ट फीडिंग कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जब माँ की एक्टिव इन्फेक्शन हो। बट 80 ड्रग्स ले रही है 2 सप्ताह के बाद वो आराम से बच्चे के साथ रह सकती है, नो प्रॉब्लम। बट याद रखना उसको खाना पीना में बहुत ध्यान है। स्ट्रेस और ओवर टायर्डनेस रहेगा तो फिर वापस आने का बीमारी चांसेस होते हैं, तो इसको पहले उसको काउंसिल करना, वो सब कुछ नहीं करे। और दूसरा जो प्रेगनेंसी है 2 साल तक तो इंतजार करने के लिए बोलना, जब तक ये लक्षण वगैरह गायब हो जाए तब तक। और बार बार उसको रिपीट करके टेस्ट करना है। डायग्नोसिस में तो 7-8 दिखाई दिया ना, उसको बार बार जांच करके उसको नेगेटिव आने तक उसको कंफर्म करना चाहिए। एंड या ये फाइनली ट्यूबरकुलोसिस की टॉपिक इज ओवर। सो ये डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, एंटीनेटल डिसऑर्डर्स जैसे खत्म हो जाएगी सो सभी का लिंक इकट्ठा दे देंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।